करने वाली। ये सुनते ही रचना बोली, हाँ मुझसे गलती से आरू निकल गया, मैंने बरखा को बोला। ये सुन और आरू पैर पटक किचन में चली जाती है। तभी सौम्या भी अपने कमरे से बाहर आती है और वह बरखा और आरू को खिसियाते देख बोली, क्या हुआ तुम दोनों को? ये सुनते ही आरू बोली, वह घुंघराले बालों वाला लोमड़ी आ गया है घर में। पहले तो सौम्या समझ नहीं पाती, अगले पल वह समझते हुए बोली, अच्छा शिव भाई आए हैं। ये सुनते ही बरखा और आरू दोनों ही एक साथ सौम्या को घूरते हुए बोले, शिव भाई तुमने कब उसे भाई बना दिया? ये सुनते ही शिव किचन में आते हुए बोला, उसने मुझे भाई नहीं, मैंने उसे अपनी बहन बनाया है। ये कह वह सौम्या को देखते हुए बोला, बहन क्या तुम मेरे लिए एक कप कोल्ड कॉफी बना दोगी? ये सुनते ही सौम्या हाँ मैं सिर हिलाती है, पर बरखा काफी आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने पहले ही कोल्ड कॉफी बना दी है। ये सुनते ही शिव उसे एक नजर ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए? माँ ने हॉट कॉफी बोली थी। ये सुन बरखा नजरें इधर उधर करते हुए बोली, वह गर्मी बहुत है ना बस इसलिए। शिव उसे देखकर घूरता है, पर अगले ही पल काफी उसके हाथों से लेकर चला जाता है। वही शिव के जाने के बाद घूरने की बारी आरू की थी और बरखा को देखते हुए उसके चारों तरफ घूमते हुए बोली, तूने पार्टी कब बदली? ये सुनते ही बरखा बोली, कौन सी पार्टी? ये सुनते ही आरू बोली, तू उस घुंघराले बालों वाले लोमड़ी के लिए कॉफी पहले से ही बना कर रख रही थी, यह मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। ये सुनते ही बरखा सब्जी काटते हुए बोली, जब वह हमारे घर पर रहता है तो उसकी इच्छा को तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो तू जानती ही है कि माँ क्या करेगी। ये सुन आरू उसे खुद की तरफ करते हुए बोली, यहाँ मुझे मेरी माँ की नहीं तेरी ही दाल जली हुई नजर आ रही है। बरखा चिढ़कर बोली, क्या है तू क्यों सीआईडी बन रही है? ये सुनते ही आरू धमकी भरे लहजे में बोली, तू याद रखना, अगर तू उस लोमड़ी के प्यार के चक्कर में पड़ी ना तो तू भूल जा, मैं उस आदमी के भेष में घुसे औरत से तो तेरी शादी बिल्कुल नहीं करवाने वाली। यह कह वह उसे देखते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही बरखा सौम्या को देखती है तो सौम्या कंधे उचका देती है। ये देखा बरखा एक गहरी सांस लेकर सब्जी कट करते हुए बोली, जिसके लिए मन में कुछ फीलिंग जगी है वही इंसान अपने दिल में नहीं आने देना चाहता, तो बाकियों का क्या कहूँ। ये बोले गहरी सांस लेकर अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीता जो अभी भी विश्वा के साथ ही थी, विश्वा की गाड़ी की दिशा कहीं और घूमते देख वह विश्वा से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पूरा दिन आपने मुझे अपने ऑफिस में बैठाया और काम करते रहे, अब मुझे घर जाना है तो अब घर की तरफ नहीं चल रहे हैं। माँ क्या कहेंगी वह कहती ही है। तभी वह किसी को कॉल लगाता है। कॉल लगाते ही उधर से शिल्पा की आवाज आती है, हेलो हाँ विश्वा बेटा। ये सुन प्रीता आंखें बड़ी कर लेती है। तभी इधर से विश्वा बोला, नमस्ते आंटी जी। यह सुनते ही शिल्पा हंसते हुए बोली, अब आंटी नहीं माँ कहने की आदत डाल लो। ये सुन विश्वा बोला, प्रीता मेरे साथ है, मैं उसे आज अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, कल सुबह तक वह घर पर चली जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? ये सुनते ही शिल्पा बोली, भला मुझे क्या परेशानी होगी, अब तो तुम्हारी ही होने वाली बीवी है। ये सुन प्रीता को बहुत गुस्सा आता है अपनी माँ पर। एक माँ अपनी बेटी को कुछ तो चिंता व्यक्त करती, पर वह ऐसा कुछ नहीं थी। फोन विश्वा कट कर देता है और गाड़ी कुछ देर बाद एक विला के सामने रोकता है। प्रीता सामने देखती है तो एक मीडियम साइज का एक फ्लो विला था जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। विश्वा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जाता है। प्रीता उसे देखने लगी तो विश्वा डोर का चाबी लॉक खोलते हुए बोला, यह मेरा फार्म हाउस है, अक्सर मैं यहीं पर रहता हूँ। ये सुन प्रीता उसे देखने लगी तो विश्वा उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अंदर। प्रीता अंदर जाती है। अंदर घर के एरिया को देख चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोली, क्या आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? ये सुनते ही विश्वा हाँ मुझे हिलाते हुए बोला, और आज हम यहीं रुकने वाले हैं। ये कह वह उसे देखा तो प्रीता घबरा सी जाती है। प्रीता को घबराते देख वह उसे वैसे ही छोड़ अपने कमरे में चला जाता है। प्रीता को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद वह कपड़े चेंज कराते हुए बोला, उधर मेरा कमरा है, तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा, तुम कोई कपड़े चेंज कर सकती हो। ये सुनते ही प्रीता कुछ बोलने को होती है। तभी विश्वा बोला, मैंने कहा ना आज रात हम यहीं रुक रहे हैं, तो कोई भी सवाल नहीं। प्रीता कुछ नहीं बोलती और उस कमरे में चली जाती है। विश्वा किचन में चला जाता है और वहां पर कुछ नाश्ता बनाने लगता है। शॉल लेकर प्रीता विश्व के अलमीरा में कुछ कपड़े ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता तो वह एक लॉन्ग सी टी शर्ट अपने ऊपर डाल लेती है जिसमें उसके पैर खुले हुए दिख रहे थे। ये देख वह खुद से कहती है, कितनी अजीब लग रही हूँ मैं ऐसे कपड़े में, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। ये कह वह उसके लोअर को किसी तरह मोड़कर एडजस्ट करती है। जैसे ही वह बाहर जाती है और विश्वा की नजर प्रीता पर पड़ती है तो वह हंसने लगता है। उसे इस तरह से हंसते देख प्रीता तो उसकी हंसी में ही खोने लगी। विश्वास उसके पास आता है और उसकी नाक खींचते हुए बोला, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। अब जाकर प्रीता होश में आती है और उसे धुरने लगती है। एपिसोड 245। आरू का इग्नोर का प्लान। अधिराज से प्रीता और विश्वा की करीबी। प्रीता को बाहर आते देख और उसे अपने कपड़ों में अजीब लुक देख विश्वा को हंसी आने लगती है। उसको हंसते देख एक पल के लिए प्रीता की नजर उसकी हंसी पर टिक सी जाती है। आखिर वह हंसता जो बहुत कम था। विश्वा प्रीता के पास आता है और उसके नाक को खींचते हुए बोला, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। ये सुनते ही प्रीता होश में आती है और वह उसे घूरने लगती है और घूरते हुए ही बोली, अपने फ्यांसे को अपने घर पर लाते हैं और उसके लिए आपने एक कपड़े तक नहीं रखे, ये तो गलत बात है ना। ये सुन विश्वा उसे देखते हुए उसे वही टेबल पर बैठाते हुए बोला, बैठो मैं कुछ नाश्ता बना कर ला रहा हूँ। ये सुनकर प्रीता एक्साइटेड होकर विश्व को देखने लगी, पर विश्वा बोला, अभी आधे घंटे का टाइम है, क्योंकि सोचा तो था कि कोई नाश्ता ही बनाऊंगा पर डिनर का टाइम है इसलिए डिनर बना रहा हूँ। पिता उसे देखने लगती है तो विश्वा अंदर चला जाता है। प्रीता जो बोर हो रही थी वह उठकर किचन में जाती है और किचन की डोर से खड़ी होकर उसे देखने लगी जो बेहद स्मूथली काम किया जा रहा था। ये देख प्रीता अंदर आते हुए बोली, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। ये सुनते ही विश्वा बोला, वैसे अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता तो मैं मना करता, बट तुम हेल्प कर सकती हो। ये सुन प्रीता आती है और आटे को कुछ गुथने लगती है।
बाल धोने की वजह से बाल उसके जो बिखरे हुए थे वह बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। ये देख सब्जी को बना रहा विश्वा उसे देखने लगा। अगले पर वह अपने हाथ बढ़ा उसके बालों के पीछे करता है तो प्रीता उसे देखने लगी तो विश्वा उसे बालों का इशारा करता है तो प्रीता मुस्कुराते हुए फिर से आटा गूंथने लगी। कोई विश्वा उसे गौर से देखे जा रहा था। प्रीता को महसूस होता है कि वह उसे देखे जा रहा है बट वह अपने काम में लगी रही। तभी कुछ देर में दोनों डिनर तैयार करते हैं और डाइनिंग टेबल पर प्रीता विश्वा को खाना परोसती है। प्रीता खाना को जैसे ही दूसरी थाली में परोसने को होती है विश्वा बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम एक थाली में भी खा सकते हैं। ये सुनकर जैसे प्रीता कुछ शर्मा से जाती है वह अपना चेहरा नीचे कर लेती है। ये देख विश्वा उसके हाथ को पकड़ उसे खुद के पास करता है और अपने गोद में बैठा लेता है। ये होते ही प्रीता घबराहट से उसे देखने लगी तो विश्वा उसे कमर से चारों तरफ पकड़ते हुए उसे देख बोला, कुछ समय बाद हमारी शादी होने वाली है। हमारी शायद कुछ मुलाकात अच्छी नहीं थी, यही मौका है, हम दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं ताकि अगर तुम्हें शादी के लिए मना करना हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो। ये सुनते ही प्रीता उसे देखने लगी तो विश्वा आगे बढ़कर खाने से रोटी की टुकड़ा को तोड़ सब्जी में लगा प्रीता की तरफ बढ़ाता है तो प्रीता उसे ही जो देखे जा रही थी। विश्वा खाने का इशारा करता है तो वह खा लेती है। वही फिर से विश्वा उसकी तरफ करता है तो प्रीता वह कब उसकी तरफ कर देती है। ऐसे ही दोनों ही डिनर खत्म करते हैं। प्रीता विश्वा से जीत करते हुए वह बर्तन धोने लगी। विश्वा उसे छत पर आने को बोल चला जाता है। प्रीता कुछ देर बाद एक कॉफी बना हाथों में लिए वह सीढ़ियों से छत की तरफ जाती है। वह छत पर जाती है तो उसे वहां पर विश्वा रेलिंग से टिककर खड़ा दिखता है। प्रीता की मौजूदगी को महसूस कर विश्वा उसकी तरफ घूमता है तो प्रीता अपने हाथ में लाई हुई कॉफी को उसकी तरफ बढ़ा देती है। वह अपने हाथों से लिए कॉफी को ले एक शीख लेते हुए बोला, अच्छा है। ये सुन प्रीता भी रिलैक्स हो टिकर खड़ी हो सामने उस सुनसान बस्ती को देखते हुए बोली, आप यहाँ पर कितनी साल से रहते हैं? ये सुन विश्वा उसकी तरफ देखा और वह बोला, यह मेरे माँ पापा का घर है। ये सुनते ही प्रीता उसे देखने लगी तो विश्वा बोला, मेरे माँ पापा का कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी। तब से मैं श्वेता मासी के ही यहाँ पला बड़ा हूँ। प्रीता को ये तो पता था कि विश्वा श्वेता की बहन का बेटा है पर उसे यह नहीं पता था कि विश्वा के पास में कुछ ऐसा हुआ है। वह उसे देखने लगी तो विश्वा बोला, मुझे कभी भी किसी माँ बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं हुई पर कहते हैं ना कि अपने माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। ये घर ही मुझे वह सारी कमी को पूरा करता है, इसलिए ज्यादातर मैं इसी घर में रहता हूँ और जैसे मेरी माँ ने इस घर को बनाया था वैसे ही मैं इस घर को छोड़ा हुआ है। मैंने कभी किसी चीज में बदलाव नहीं किया। ये सुन प्रीता मुस्कुरा देती है और मायूसी से सामने देखते हुए बोली, आपके माँ पापा नहीं है फिर भी आपको इतना अच्छा परिवार मिला, पर मेरी तो माँ पापा रहकर भी कभी उन लोगों के पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं था। विश्वा उसे देखने लगा तो प्रीता बोली, माँ अपने लालच और अपनी हरकतों की वजह से सिर्फ वह अपने तक ही सोचती है। उनकी बेटी या बेटा किस हालत में है उन्हें कभी जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पापा माँ की हरकतों की वजह से हमेशा उनसे दूर रहते हैं। अगर कभी किसी ने मुझे ध्यान से रखा तो वह था मेरा भाई और बाकी मेरा वह परिवार जिनके लिए मैं जीती आ रही हूँ। विश्वा प्रीता की आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा था। तभी प्रीता विश्वा की तरफ मुड़ते हुए बोली, और इसीलिए मैं एक ऐसा परिवार चाहती थी जिसे मैं अपना कह सकूं और उसके साथ ही खुशी से रह सकूं। उस रिश्ते की कमी को पूरा कर सकूं जिस रिश्ते की कमी को मैंने महसूस किया है। मुझे नहीं पता आपका और मेरा रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे नहीं, पर मैं इस रिश्ते को पूरे शिद्दत और दिल से निभाना चाहती हूँ। मेरे पास में जो भी चीज़ थी मैंने आपको बता दिया और मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है जहाँ कोई भी मेरा अतीत नहीं है। विश्वा प्रीता को देख मुस्कुराने लगता है। उसको मुस्कुराते देखा प्रीता बोली, क्या हुआ? ये सुन विश्वा बोला, तुम्हें पता है धीराज कभी दिखाता नहीं पर यदि वह सबसे ज्यादा किसी को मानता है तो वह तुम्हें। ये सुन प्रिया उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है। ये सुन विश्वा बोला, तुम्हें पता है जब मैंने उससे तुम्हारा हाथ मांगा तो उसने बिना पल गवाए उसने हामी भरी क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। प्रीता अब मुस्कुरा कर अपना सिर हिला देती है और फिर सामने मौसम को देखते हुए बोली, अब हमें नीचे चलना चाहिए। ये बोल जाने लगती है तभी विश्वा प्रीता के हाथों को पकड़ लेता है। वो पीछे उसे देखी तो विश्वा बोला, मौसम कितना अच्छा है ना, चलो ना हम आज इस खुले मौसम में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये सुन प्रीता कुछ समझ नहीं पाती तो विश्वा उसे कुछ इशारा करता है। प्रीता की नज़र उसके इशारे वाली जगह पर जाती है तो देखी है जहाँ एक व्हाइट रंग का गद्दा और एक तकिया बिछा हुआ था। ये देख प्रीता की बॉडी में थोड़ी सी सेंसेशन हो जाती है जिसे महसूस कर विश्वा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह प्रीता को लेकर उस बिस्तर पर लेट जाता है और अगले ही पर उसके साथ एक तकिया पर लेट जाता है। उस चांद की हल्की हल्की रोशनी में दोनों ही उसे चांद को देखे जा रहे थे। अगले ही पर विश्वा उसके हाथों में अपने हाथों को फंसाता है तो प्रीता अपनी नजरें घुमा उसे देखी तो दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। विश्वा आगे बढ़ता है तो प्रीता अपनी आंखें बंद कर लेती है पर प्रीता को जब कुछ महसूस नहीं होता तो अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो रुकने का कारण। विश्वा उसे देखते हुए बोला, मैं नहीं चाहता हमारे रिश्ते में किसी एक की मर्जी हो। ये सुन प्रीता थोड़ी और आगे बढ़ती है और अगले ही पल विश्वा के सीने से लग जाती है। यह महसूस होते ही विश्वा उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। दोनों ही एक दूसरे के आगोश पर लिपटे हुए थे। विश्वा उसके बालों को उसके चेहरे से हटा ऊपर किया तो उसकी आंखें बंद थी और सांस तेज। विश्वा उसके चेहरे को अपने हाथों से उठा प्रीता को आंख खोलने के लिए बोलता है। यह महसूस होते ही वह जैसे ही आंखें खोलती है उसकी नज़र विश्वा की नज़र से मिलती है। अगले ही पल विश्वा उसके माथे को चूम लेता है। प्रीता की आंखें फिर से बंद हो जाती है तो विश्वा उसके आंखों को चूम लेता है। प्रीता के हाथ विश्वा के शर्ट पर कस जाती है। अगले ही पल वह उसके होठों को भी छू लेता है। इस एहसास को पाते ही प्रीता पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमट जाती है। अगले ही पर विश्वा अपने होठों की हरकत उसके होठों पर करने लगता है और कुछ ही देर में प्रीता को अपनी आगोश में ले लेता है।
प्रीता भी उसका कोई भी विरोध नहीं करती और दोनों ही एक दूसरे के आगोश में खोने लगते हैं। विश्वा झटके से प्रीता को खुद के नीचे करता है। प्रीता सांसें तेज थी और वह खोल उसे देखे जा रही थी। सांस लेने से उसके चेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे। ये देख विश्वा उसके शर्ट की बटन खोलता है। ये देख प्रीता की हॉट बीट तेज हो जाती है तो विश्वा उसे देखते हुए बोला, हद कभी पार नहीं करूंगा जब तक एक मजबूत रिश्ते में ना बंध जाओ। पर मुझे अपने प्यार से एक एहसास लेना है। क्या उस एहसास को तुम मुझे नहीं दोगी? ये सुनते ही प्रीता के हाथ बिस्तर पर कसते चले जाते हैं और वह अपनी नजरें घुमा लेती है। विश्व ने अपने शर्ट को रिमूव कर वह दूर कर देता है और अगले ही पल प्रीता की शर्ट के बटन को खोल उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख चुमने लगता है। प्रीता भी इस नए एहसास में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसके हाथ विश्वा की खुली पीठ पर उसके नाखून धंसने लगे थे जो उसके पहली बार किसी के करीब जाने के गवाह थे। लगभग आधे घंटे तक दोनों की ही होंठ एक दूसरे से उलझे हुए थे। थोड़ी ही देर में प्रीता उसके बाहों में सो चुकी थी और विश्वा उसे कसकर अपने सीने से लगाकर उसे बोला, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा जान, कभी भी नहीं। सुकून बन गई हो तुम मेरी, यह बोल उसके माथे को चुम अपने सीने से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ आरू अपने बालकनी में खड़े उस घर की तरफ ही एकटक देखी जा रही थी। वह आंखें बंद करती तो अधिराज के साथ बिताए हुए हर पल उसको याद आते। दिन भर के भले ही वह मस्ती करती पर रात को वह अधिराज की आगोश में सोने की आदत हो चुकी थी। उसे अजीब सी घुटन होने लगती थी। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। आरू पीछे मुड़ी तो पीछे सौम्या को खड़ी देख वह उसे बोली, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? ये सुनते ही सौम्या उसके हाथ में एक कॉफी देते हुए बोली, जब मेरी नंद रानी इतनी रात को जाग रही है तो यह एक भाभी का फर्ज होता है कि अपनी नंद के बारे में जाने कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। आरू कुछ नहीं बोलती और कॉफी लेकर उसका एक शी लेने लगती है पर अगले ही पल काफी रख देती है। ये देख सौम्या उसे खुद की तरफ करते हुए बोली, आरू क्या बात है, मैं बिना कोई टाल मटोल के सारी बात जानना चाहती हूँ। बस बहुत हुआ, तुम अपने मन की बात अंदर ही रखोगी तो कैसे जियोगी? बताओ, एक दोस्त को ना सही पर एक भाभी को तो बात ही सकती हो ना। ये सुन आरू उसके गले लग जाती है और सिसकने लगती है। सौम्या उसे संभालती है और उसके सर को सहला वही सोफे पर बैठते हुए बोली, अब बताओ क्या बात है? ये सुन आरू उसे सारी बातें बताती है जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है और जो भी अधिराज रावी के रिश्ते की बातें थी। सौम्या उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनी जा रहे थे और ध्यान से सुन और समझ वह आरू से बोली, तो तुम्हें रावी का अधिराज की लाइफ में आना प्रॉब्लम है? ये सुन आरू सौम्या को देखते हुए बोली, सुमू तुझे क्या लगता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? आखिर उनकी एक्स जो वह इतने करीब थे वह उनकी लाइफ में आ गई है और मुझे इस पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। ये सुन सौम्या गौर से आरू को देखी और उसे देखते हुए बोली, आरू सच सच बताओ, अपने दिल से सोच के और समझ के, क्या कभी भी सर जब से तू उनकी लाइफ में आई है क्या वह कभी भी किसी दूसरे के टच में रहे हैं? ये सुन आरू बिना देरी लगाए ना में सिर हिलाती है तो सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, तेरी यह कॉन्फिडेंस ये बताती है कि वह तेरे लिए लॉयल है, तो फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनकी लाइफ उनकी एक एक्स आ जाने पर वह तुझे इग्नोर कर देंगे? ये सुनते ही आप चिढ़ते हुए बोली, सौम्या तू देख रही है मैं कितने दिन से यहाँ पड़ी हूँ पर नहीं उन्होंने मुझे मनाया और नहीं उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। ये सुन सौम्या बोली, अभी तो तूने बताया कि उन्होंने तुझसे बात करने की कोशिश की थी पर तूने उनको 4 सुनाकर यहाँ आ गई। ये सुन आरू चुप हो जाती है और बोली, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सब, ऊपर से वह अभी भी उसके साथ दोस्ती रखे हैं। तू ही बता, कोई यदि किसी की इतने करीब रहे तो वह कैसे दोस्त हो सकता है? ये सुन सौम्या गहरी सांस लेकर आरू का हाथ पकड़ते हुए बोली, आरू एक बात बता, तू सच में उनसे प्यार करती है? ये सुनते ही आरू बोली, ऑफकोर्स मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी सौम्या बोली, और वह? ये सुनते ही आरू बोली, वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं बट मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि वह रावी अपनी लाइफ में ना लाए पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। ये सुनते ही सौम्या बोली, इसका मतलब तू उन्हें पनिशमेंट देना चाहती है? ये सुन आरू हाँ में सिर हिलाती है तो सौम्या बोली, फिर इसका एक ही उपाय है कि तू ऐसे चुपचाप अबला नारी मत बन, उन्हें भी तो अपनी इंपॉर्टेंट का एहसास दिलाओ। अगर वह तुझे इग्नोर कर रहे हैं तो तू भी उन्हें इग्नोर कर, फिर देख वह कैसे तेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये सुनते ही आरू सौम्या को देखने लगी। सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, कल राजावत कारपोरेशन की एक शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है। ये सुनते ही आरू बोली, क्या? पर मुझे नहीं पता। ये सुनते ही सौम्या बोली, मुझे आज ही वैभव ने बताया और कल सारे फैमिली वाले वहां जाने वाले हैं और भी बहुत सारे लोग रहेंगे, तू भी वहां चलेगी तो जरूर तेरा आमना सामना होगा, फिर तू भी दिखा देना अपने इग्नोरेंस का। देखना वह कैसे तेरे पीछे दौड़ते हैं और यदि ऐसा हुआ तो जरूर वह अभी भी तुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ना कि किसी और से। ये सुन आरू उसके गले लग बोली, थैंक यू मेरी सौम्या भाभी, मेरी प्रॉब्लम को थोड़ी कम करने के लिए। सौम्या मुस्कुराकर उसे सोने को बोल वहां से चली जाती है। बाहर आते ही उसकी नजर वैभव पर पड़ी तो वह आंखों के ही इशारों से उसे सब ठीक होने का इशारा कर उसके साथ अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के बालकनी में खड़ा एक इंसान अपने हाथों में शराब के कस लिए जा रहा था। उसके हाथों में इस समय कुछ तस्वीरें थी जो किसी और की नहीं आरू की थी। वह उसे देखते हुए बोला, कल हमारी मुलाकात होगी मिस आरू ग्रेवाल। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी पर अगले ही पल वह बोला, और उन राजावत के हर इंसान की खबर जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, सर आगे क्या करना है? ये सुनते ही वह इंसान पीछे मुड़ता है जो कोई और नहीं अविनाश था। वह उसे देख बोला, आखिर मैं भी उसे अधिराज से आमना सामना तो करूँ, उसे भी तो एक डर का एहसास हो कि मेरे आने से उसका क्या कुछ बिगड़ सकता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एपिसोड 246, आरू का बोल्ड लुक, अधिराज का आरू को किस ट्रेनिंग। अब आगे। सुबह के 5 बजे आरू की नींद खुलती है, या ये कहा जाए उसे जबरदस्ती उठाया जाता है। बगल में बरखा उसके गाल थपथपाते हुए बोली, आरू उठ क्या कर रही है? तूने कहा था सुबह उठने के लिए और तू अभी तक सोई है।
आरू दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोली, देवल सोने दो, मुझे अभी नींद आ रही है। ये सुन बरखा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोलती है, इस लड़की को मैं इसकी पति नजर न आ रही हूँ। ये बोल फिर से उसे उठाती है, पर आरू तो उठने का नाम नहीं ले रही थी। ये देख वह उसके ऊपर बगल में रखे पानी से छींटे डालती है। ये होते ही वह चिल्लाकर उठकर बैठती है। ये देखा बरखा बोली, शांत हो जाओ, खुद तो हार्ट अटैक से मरेगी और मुझे भी मारेगी। यह सुन जब आरू होश में आती है तो वह बरखा के ऊपर तकिया खींचकर मारते हुए बोली, कोई ऐसे किसी को जगाता है क्या? दुश्मन नहीं, दुश्मन की भी जलाल है तू। ये सुन बरखा उठते हुए बोली, तूने ही मुझे आज ट्रेनिंग के लिए बोला तो उठने के लिए अब तेरी मर्जी, तू जाए या ना जाए। ये सुनते ही आरू को याद आता है और याद आते ही उठते हुए बोली, टाइम कितना हो रहा है? ये देख बरखा बोली, 5:30। ये देख आरू से उठकर खड़ी होती है और भागते हुए बोली, पहले नहीं उठा सकती थी। बरखा बस और को घूरती रह जाती है। आरू जल्दी जल्दी ब्रश करती है और जल्दी से एक ब्लैक रंग की टी शर्ट और हाफ कैफ्री पहने अपना फोन उठाती है और जल्दी से बाहर भागती है। वही नीचे अभी अभी उठी रचना जी बोली, अरे कहाँ जा रही है? एक्सप्रेस ट्रेन। आरू उन्हें देख जाते हुए बोली, माँ मेरी आज ट्रेनिंग शुरू है। ये कह वह राजावत हाउस की तरफ दौड़ पड़ती है। राजावत हाउस गरेवाल हाउस से कुछ कदम की दूरी पर थी। आरू दौड़कर गेट पर पहुंचते हुए बोली, काका जल्दी खोलिए, गेट खुलता है। और वह हमें डोर से ना जाते हुए साइड डोर से होते हुए पीछे की तरफ चली जाती है। पीछे की तरफ जाते हुए वह एक राउंड में एक जगह पर रुकती है और जोर जोर से हांफने लगती है। हौंफते हुए ही उसकी नजर सामने घूर रहे अथर्व पर पड़ी। अथर्व उसे देखते हुए घड़ी देख बोला, तुम आधे घंटे लेट हो। ये सुन आरू बोली, क्या यार, आधे घंटे तो चलता है। ये सुनते ही अथर्व उसके सिर पर जोर से मारता है। ये होते ही आरू का मुंह रोने जैसे बन जाता है और वह बोली, तुमने मुझे मारा क्यों? ये सुनते ही अथर्व बोला, पहली बात तुम्हारा कोच हूं तो इज्जत से बात करो। दूसरी बात, तुम्हारा कोई यार नहीं हूं, जरा मेरी और अपनी उम्र को देखो और रिस्पेक्ट करना सीखो। ये सुन आरू मन में ही बुदबुदाती है, तुम जैसे किडनैपर का रिस्पेक्ट करूं माय फुट। तभी पीछे से प्रियांशु भी आधी नींद में आते हुए बोला, क्या भाई आपको इसको सीखना है ना कि मेरे को? ये सुन अथर्व बोला, तुम्हारी भी ट्रेनिंग देने के लिए तुम्हारे उस खड़ूस भाई ने बोला है। अगर इस बारे में बात करना हो तो जाकर उसी से कर लेना। ये सुन आरू और प्रियांशु दोनों ही एक दूसरे को देख मुंह बना लेते हैं। तभी पारस भी उठते हुए वहां आकर बोलता है, पर इन सभी के बीच में मुझे क्यों उठाया? अथर्व उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये दोनों तो अपने ट्रेनिंग करेंगे, मुझे कंपनी कौन देगा? ये सुन पारस उसे बस घूरता रहता है और वही घास पर ही लेट जाता है। तभी अथर्व आरू से बोला, चलो मैं तुम्हें, पहले दिन है तो मैं तुम्हें कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताता हूँ। ये सुनकर आरू बड़बड़ाते हुए बोली, क्या सच में तुम्हें आता भी है या ऐसे सिखाने चले हो? अथर्व कुछ नहीं बोला और सीधे कुछ एक्सरसाइज आरू को बताया। प्रियांशु मुंह बनाते हुए बोला, मैं एक्सरसाइज नहीं करने वाला, मैं एक राउंड दौड़ लगा कर आता हूँ। ये बोल वह दौड़ जाता है। वही अथर्व के बताए हुए एक्सरसाइज को करने लगती है। अथर्व आरू को सीखने के तो मूड में नहीं था, पर जब वह इंस्टीट्यूट खोलने को हुआ तो उसे कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जिसके जरिए वह अपने दुश्मन को हरा सके और फिर उसकी नजर आरू पर पड़ती है। अगर एक औरत के हाथ उसका दुश्मन हारेगा तो जो जीत राजावत को मिलेगी और जो हार और जो बेइज्जती उनकी होगी, इससे बड़ा उन्हें नीचे गिरने का रास्ता अथर्व को नहीं दिखा और उसने ठान लिया था कि वह आरू को सिखाकर रहेगा। आरू भी इस मामले में पूरी तरह से श्योर थी क्योंकि उसे नेक्स्ट लेवल तक बॉक्सिंग मैच करना था। कुछ समय बाद ही उन सभी की कॉलेज शुरू होने वाले थे। उस विचार से अपनी हैबिट बनाना चाहती थी और आरू एक्सरसाइज करते हुए उसके चेहरे पर पसीने साफ देखे जा सकते थे। पसीना होते होते ही उसकी पूरी शर्ट गीली हो चुकी थी। वही इस बात से अनजान कि उसे फील्ड की दूसरी साइड में अधिराज, जो अपनी हमेशा की तरह वर्कआउट कर रहा था, उसकी नजर आरू पर पड़ती है। आरू को एक्सरसाइज करते देख वह रुककर उसे ही देखने लगता है। ये देख आदित्य बोला, क्या हुआ भाई, आप रुके क्यों? ये सुनते ही अधिराज फिर से कंटिन्यू करता है और उसकी नजर बराबर आरू पर ही टिकी थी। तभी वैभव अधिराज को देखते हुए बोला, अधिराज क्यों ना आज हम दोनों एक कंपटीशन किया जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बोलते हुए वह अपनी शर्ट को निकाल देता है। वैभव की भी बॉडी काफी ज्यादा कसी हुई थी। अधिराज का बॉडीगार्ड होने की उसने अपनी बॉडी को काफी अच्छे से एक्सरसाइज की थी। ये देख अधिराज एक तिरछी स्माइल पास करता है। अगले ही पल दोनों की कंपटीशन शुरू हो जाती है। इस बीच अधिराज की नजर आरू के ही तरफ पूरी तरह से बनी हुई थी, जो अथर्व के बताए हुए सारे ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। तभी प्रियांशु की दौड़ कर वहां पर बैठ जाता है। तभी अथर्व बोला, बस अब नेक्स्ट करो। ये सुन आरू बोली, काफी पसीना हो गया और बहुत गर्मी। यह बोलते हुए वह अचानक अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक देती है। ये देखते ही सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही अधिराज जो कंपटीशन में था वह रुक आरू को ही देखने लगता है, या फिर यह कहा जा सकता था कि वह उसे घूर रहा था। आरू जो हमेशा की तरह अंदर स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी, शर्ट निकालने से उसके बॉडी बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, पर इस चीज आरू को कोई फर्क नहीं कर रहा था। और वही अथर्व एक बार के लिए अपनी नजरें इधर उधर कर लेता है। वैसे ऐसे एक्सरसाइज में ऐसे कपड़े लड़कियों का पहनना आम सी बात है, बट उसके लिए आरू उसकी भाभी थी। पर वो खुद को इग्नोर करता है और उसकी नजर जब पारस पर पड़ती है, जो मुंह खोल देख रहा था। ये देख वह उसके मुंह पर और आंख पर हाथ रखता है तो पारस उठ बोला, मैं भी एक राउंड लगा कर आता हूँ। ये कह वह भी दौड़ जाता है और वही बैठे प्रियांशु के लिए तो ये सब चीज नॉर्मल थी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वही आरू पैर से टी शर्ट प्रियांशु की तरफ करती है और एक्सरसाइज करना शुरू करती है। पर इस बीच अधिराज की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वही आरू के चेहरे पर एक स्माइल थी। शायद उसने अधिराज को देख लिया था और वही ये जानबूझकर की थी, क्योंकि अधिराज को नहीं पसंद था कि आरू किसी और के सामने ऐसे रहे। वही अधिराज को रुकता देख वैभव हंसते हुए बोला, क्या बात है, घोड़े में लगता है ताकत की कमी आ गई है।
ये सुनते ही अधिराज उसे देखकर लगातार कंटिन्यू करना शुरू करता है और उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। गुस्सा उसके आंखों में देखा जा सकता था। अगले ही पल वह उठता है और अंदर चला जाता है। सभी उसे देखते रह जाते हैं। तभी आदित्य वैभव को कुछ इशारा करता है तो वैभव आरू की तरफ देखा तो उसकी हंसी छूट जाती है। वही अधिराज आरू की हरकत को याद करते हुए वही अपने कमरे के बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पसीने को पोंछते हुए एकटक आरू को देखे जा रहा था। वही आरू फूल इग्नोर उसे की थी। कुछ देर बाद अथर्व बोला, आज के लिए इतना काफी है। ये सुन आरू जमीन पर बैठ जाती है। आज उसका भी थकान से हालत खराब था। प्रियांशु उसकी तरफ उसकी शर्ट करता है तो वह उसे पहनते हुए बोली, प्रियांशु मुझे घर छोड़ दे। ये सुन प्रियांशु उठकर खड़ा होते हुए बोला, चल। आर उसके पीठ पर चढ़ जाती है। वही प्रियो उसे लेकर चला जाता है। वही पारस अथर्व से बोला, हम दोनों ने जब इन दोनों को ऐसे देखा था तो क्या ही सोच लिया था। ये सुन अथर्व बोला, इन दोनों का रिश्ता हर चीजों से परे है। अथर्व घूमता है तो उसकी नजर अधिराज पर पड़ी। उसकी नजरों से मिलते ही एक पल के लिए अथर्व हड़बड़ा सा जाता है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। वहीं कुछ देर के बाद सभी मॉल के ओपनिंग के लिए जा चुके थे। ये खबर गजेंद्र को भी लग चुकी थी और साथ में नजर रख रहे अविनाश पर भी। अविनाश का असिस्टेंट रवि बोला, सर आज पूरा राजावत अपने सारे रिश्तेदारों के साथ वहां पर पहुंचने वाला है। वहां पर एक लंच पार्टी भी है और साथ में ओपनिंग भी। ये सुन अविनाश शराब की घुट पीते हुए बोला, नजर रखना कि वहां पर अलग क्या है। ये सुन रवि बोला, क्या आप भी चलने वाले हैं। ये सुनते ही अविनाश के चेहरे के सामने आरू का चेहरा आ जाता है। वह याद करते ही वह बोला, ऑफ कोर्स मैं भी चलने वाला हूँ। ये कह वह उठकर चला जाता है। रवि खुद से कहता है, ना जाने उनके दिमाग में क्या ही चलता है। वहीं दूसरी तरफ कई गाड़ियां उस मॉल के सामने रुकती है। मॉल का नाम एवरेज फैशन डिजाइनर क्लब नाम रखा हुआ था। बड़ी सी बिल्डिंग जो पूरी 5 मंजिला थी, जिसका लुकअप बेहद ज्यादा खूबसूरत था। वहां पर कई लोग फूल माला लिए खड़े थे स्वागत के लिए। गाड़ी रुकते ही मैनेजर आगे बढ़ता है। तभी गाड़ी खोलते ही उसमें से धीरेन्द्र जी और साथ में दादी भी निकलते हैं। वही राधिका और विक्रम साथ में। पीछे वाली गाड़ी से अधिराज भी उतरता है। मैनेजर सभी का स्वागत करता है। वही आरू इतनी बड़ी बिल्डिंग देखते हुए बोली, इतनी बड़ी बिल्डिंग। ये सुनते ही सौम्या धीरे से उसके कान में कहती है, तुम्हारे हवी ने बनवाए हैं, इसका मतलब ये तुम्हारा है। ये सुन आरू मुस्कुराकर उसे देखती है पर अगले ही पल वह चुप हो जाती है। सभी अंदर जाते हैं। रिबन कट होता है। उसके बाद राधिका जी और विक्रम दोनों ही केक कट करते हैं। सेलिब्रेशन होता है और कुछ देर बाद धीरे धीरे वहां पर भीड़ भी होने लगती है। इस बीच अधिराज की नजर बस आरू पर ही टिकी थी, जिसने इस समय ब्लू रंग का स्लीवलेस डोरी वाला टॉप पहना हुआ था और साथ में ब्लैक जीन्स कैरी की हुई थी। बालों को हाई पोनी किया हुआ था। कानों में छोटे छोटे इयररिंग, बिना किसी मेकअप के वह बेहद क्लासी लग रही थी। अधिराज की नजर आरू पर ही टिकी हुई थी। सभी कुछ देर घूमने के बाद लंच एरिया में जाकर बैठते हैं। आरू अपने फ्रेंड के साथ चारों तरफ घूम रही थी। तभी वहां पर एक गाड़ी और रुकती है। गाड़ी को रुकते हैं। उसमें से रवि और अविनाश दोनों ही बाहर आते हैं। अविनाश के अंदर आते हैं। शिव अधिराज को इशारा करता है। अविनाश अधिराज को देख उसके पास आते हुए बोला, नाइस टू मीट यू राजावत। अधिराज उसे देखते हुए अपने जेब में हाथ डाल लेता है। ये देख अविनाश अपने हाथों को हटाते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। ये सुन अधिराज बोला, पर बिना बुलाए किसी के यहाँ भी पहुंच जाना है। ये सुनते ही अविनाश उसे देखते हुए बोला, बिना बुलाए नहीं, यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड है मेरे पास। ये कह वह ओपनिंग इन्विटेशन दिखाता है। अधिराज उसे घुरते हुए बोला, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर शॉपिंग करनी चाहिए, ना कि मुझसे मिलनी चाहिए। ये बोल अधिराज चला जाता है। वही अविनाश खुद से कहता है, तुमसे मिलने भी आया कौन है? तुम्हारी तो खबर मैं घर बैठे भी रख लेता हूँ। ये कह वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर आरू पर पड़ती है। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उस तरफ बढ़ जाता है। वही आरू श्रुति के साथ इधर उधर चारों तरफ घूमते जा रही थी और वहां पर बेहद खूबसूरत कपड़ों को भी जो नाम के अकॉर्डिंग ही था, जहां पर एवरेज लोग भी अपने लिए कपड़े खरीद सकते थे और क्लासी लोग भी। तभी कोई आरू का हाथ पकड़ एक तरफ खींच लेता है। ये होते ही आरू चिल्लाकर बोली, छोड़ो कमीने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मुझे छूने की। पर इतना ही बोलती है तभी उसकी नजर सामने घूर रहे अधिराज पर पड़ी। आरू उसे देखते ही बोली, आपने मुझे क्यों पकड़ा? छोड़िए मुझे। ये सुनते ही अधिराज उसका हाथ पकड़कर उसे कॉर्नर के एक साइड पर जाता है। क्या कपड़ों को ढेर से वहां पर कुछ दिख नहीं रहा था? अधिराज आरू खुद के करीब करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही दिख रहा है? ये सुनते ही आरू उसे देख बोली, जिसके अंदर खुद एटीट्यूड होता है दूसरे के भी वही दिखता है। ये बोल खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर अधिराज उसे छोड़ने के बजाय और खुद के करीब खींच लेता है और उसके चेहरे पर अपना चेहरा रख देता है। उस एहसास को पाते आरू रुक सी जाती है। तभी अधिराज बोला, बस करो, कितना तड़पाओगी? ये सुन आरू होश में आती है और उससे छूटने की कोशिश करती है, जो कि नाकाम रहता है। वह उसे देख बोली, मुझे छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। ये सुनते ही अभिराज बोला, मेरी बीवी हो तुम, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। ये सुन आरू अपना चेहरा उठा उसे देखती है तो दोनों के ही चेहरे बेहद करीब थे और उसे देख बोली, अगर मैं आपसे खुद दूर होना चाहूं तो? ये सुन अधिराज उसके चेहरे को हाथों में रखते हुए बोला, यह इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही आरू बोली, किसी ने सच्ची कहा है, इंसान अपनी नेचर को कभी नहीं चेंज कर सकता। आप क्या चाहते हैं कि आप बीवी के साथ भी रहे और बाहर वाली के साथ भी रहे? वह क्या बोलकर जाने लगती है। तभी अविनाश जो इधर ही ढूंढते हुए आ रहा था, अचानक उसकी नजर अधिराज पर पड़ी और अधिराज की नजर जैसे ही अविनाश पर पड़ी वह झटके आरू को खुद के करीब खींच लेता है। ये होते ही आरू कुछ समझ पाती तभी अधिराज एक दुपट्टे को खींच आरू के ऊपर लपेट देता है। वही अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगता है। वह आरू का चेहरा देख पाता उससे पहले ही अधिराज आरू अपनी बाहों में खींच उसके होठों पर अपने
होंठ रख देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है, आरू कुछ समझ ही नहीं पाती। उसके तो हाथ बस अधिराज के सीने पर मारे जा रहे थे, पर अधिराज उसे पूरी तरह से खुद के आगोश में खींच लेता है। एपिसोड 247 अधिराज आरू रोमांटिक मोमेंट। अब आगे अविनाश अधिराज को किसी लड़की को करीब देखा है तो वह झांकने की कोशिश करता है। वह आरू को देख पाता उससे पहले ही अधिराज आरू को अपने आगोश में खींच चुका था और वह उसकी गर्दन पर पीछे हाथ रख उसके होठों पर होंठ रख चुका था। ये देख अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह आरू को देखने की कोशिश करने लगता है, पर तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ थपथपाता है। ये देख अविनाश पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर शिव खड़ा था। शिव उसे देखते हुए बोला, डिटेक्टिव साहब, यदि आपके जीवन में रोमांस की कमी है तो गूगल पर बहुत सारे रोमांस डाले हुए हैं जिसे आप खोल बहुत अच्छे से देख और एंजॉय कर सकते हैं। उसमें हर तरह का रोमांस पड़ा है, जैसे कि किस और सेक्सी चीजें भी, बट ऐसे किसी के रियल लाइफ का रोमांस देखना यह आपके व्यक्तित्व को धिक्कारता है। ये कह वह अजीब समूह बनाता है। अविनाश उसे देखते हुए बोला, अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, और हाँ, यदि कोई पब्लिकली रोमांस कर रहा है तो तुम पब्लिक को देखने से रोक नहीं सकते, और वैसे भी रोमांस क्या होता है ये चीज मुझे नहीं तुम्हें सीखने की जरूरत है। वह क्या है ना, तुम्हें तो मैं सिर्फ सभी का मजाक बनाते हुए देखा है, पर तुम्हें खुद कभी आज तक किसी लड़की के करीब नहीं देखा। वैसे क्या ये सच है कि तुम लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो? ये सुन शिव उसे घूरता है और अगले ही पल वह स्माइल करते हुए बोला, वैसे देखने वालों का अपना अपना नजरिया है। मैं बस लड़कियों में टाइम वेस्ट ना कर खुद के लाइफ पर फोकस किया, बाकी मेरे पास लड़कियों की लाइन की कमी नहीं है। बट हाँ, ये बोल आते हुए बरखा को देखते हुए बोला, वैसे मेरी लाइफ में भी लड़की है और रोमांस भी है। ये बोल आते हुए बरखा का हाथ पकड़ कुछ खुद के करीब कर लेता है। ये होते ही बरखा हड़बड़ा कर उसे देखने लगती है। वही अविनाश शिव को देखा तो शिव बरखा के गाल पर किस करते हुए बोला, देखा क्या, और तुम्हें कोई डेमो दूं? ये सुन अविनाश उसे देख बोला, जैसा बॉस वैसे उसके एम्प्लॉई। ये बोल वह अपनी नजर घुमाता है तो वहां पर अधिराज और आरू नहीं थे। वह इधर उधर देख बोला, ये कहाँ गया? ये कह वह निकल जाता है। वही बरखा शिव को ही देखे जा रही थी। जब शिव को एहसास होता है तो वह बरखा से दूरी करते हुए बोला, सॉरी बेब, वह क्या है ना, मैं अंदर से क्या हूँ ये सब लोगों को नहीं पता है, पर बाहरी वाले लोग मुझे ऐसा वैसा समझे, यह मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा यूज किया। ये कह वह एक स्माइल पास करते हुए वहां से चला जाता है। बरखा उसे जाते हुए देखती रहती है। वह अपने गाल पर हाथ रख वह खुद से कहती है, क्या सच में मेरी फीलिंग एक अजीब सी इंसान के लिए है? पर मैंने पढ़ा है कि कोई एक दूसरे के प्रति तभी आकर्षित होता है जब उनके बीच की हार्मोन्स उस चीज का इशारा करती है। ये सोचते हुए वह अपना सर झटकती है और वह आरू को खोजने के लिए आगे बढ़ जाती है। वही शिव को अविनाश से बात करते देख अधिराज आरू को खींचकर वही चेंजिंग रूम में लेकर चला जाता है। वही आरू अधिराज को गुस्से में देखे जा रही थी। वही अधिराज आरू को ही देखे जा रहा था। आरू आगे बढ़ती है और अधिराज के सीने पर जोर जोर से मारने लगती है। ये सब अधिराज उसे करने देता है। तभी आरू मारते हुए बोली, आप सच में बुरे हो और डेविल भी हो। जो लोग अपने मन के काम करते हैं आपको शर्म क्यों नहीं आती? आप डूब क्यों नहीं मरते? ये बोलते हुए आरू खुद ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। फ्लो में उसने जो बोला था वह तो कभी जिंदगी में बोल नहीं सकती थी। वही अधिराज आरू को घूरते हुए बोला, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ये सुन आरू बोली, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा कि मन कर रहा है आपका सिर गंजा कर दूं। ये बोल अधिराज को घूरे जा रही थी। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, अच्छा, और जो मेरा गुस्सा है उसका क्या? ये सुन आरू बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुन अधिराज उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो आरू झटके से पीछे होकर जाने को होती है तो अधिराज उसका हाथ पकड़ खुद के करीब खींच लेता है और उसे देख बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि तुम्हें अपनी ये बॉडी सिर्फ मेरे सामने रिवील करनी है, ना कि किसी और के सामने। यह सुनते ही आरू को सुबह का ही वह पल याद आता है। वह उसे देख बोली, मेरी बॉडी मैं कुछ भी करूंगी, आप कोई नहीं होते बोलने वाले। वह इतना ही कहती है कि अधिराज झटके से उसका चेहरा ऊपर कर देता है और उसे देखते हुए बोला, वाइफी तुम वह काम क्यों करती हो जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ता है? उसके चेहरे पकड़ने से आरू के मुंह से एक दर्द सी चीख निकलती है और वह उसे देख बोली, क्यों आप किसी के साथ सो सकते हैं और मैं अपनी बॉडी भी नहीं दिखा सकती? अधिराज खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए आंखें बंद कर बोला, आरू मुझे जो एक्सप्लेन देना था मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं इस समय किसके लिए क्या फीलिंग रखता हूं। उसके बाद भी तुम इग्नोर करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, बट सुबह जो तुमने हरकत की वह मुझे पसंद नहीं आया। ये सुन आरू कुछ बोलती और समझ पाती उससे पहले ही अधिराज उसके कंधे पर जो एक पतली सी डोरी थी उसे खींच देता है। ये होते ही आरू हड़बड़ा सी जाती है, तब तक अधिराज दूसरी भी डोरी उसकी खींच देता है। ये होते ही आरू अपने सीने पर हाथ रख लेती है। आरू ने आज स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहना था, वह एक नॉर्मल सी इनरवियर पहनी थी जिसको उसकी डोरी खोलने से चेहरा इधर उधर करने लगती है। अधिराज उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बोला, क्यों अपने पति के सामने ऐसे रहने में शर्म आ रही है? ये सुन आरू फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, देवल वह कपड़े और इन कपड़ों में अंतर है। वह इतना ही कहती है तभी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। अधिराज उसके विजिबल हो रहे सीने के ऊपर जोर से बाइट करता है। आरू के मुंह से एक चिक निकल जाती है। अधिराज उतने से ही नहीं रुकता, वह उसे दूसरे भी सीने के ऊपर एक जोर से बाइट करता है। आरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दर्द से अधिराज को देखी तो अधिराज बोला, आज से अगर तुम्हें वैसे रहना है तो तुम रह सकती हो, बट इस निशान के बारे में तुम जवाब देते फिरना जो आने वाले एक हफ्ते तक नहीं मिटने वाले हैं। और मुझे पता है तुम कितनी भी बोल्ड हो जाओ पर इतनी भी नहीं हो जितनी तुम सभी को दिखाती है। आरू उस निशान को देखती है जहां पर कुछ खून सा आने लगा था। वह अधिराज को देखते हुए वो गुस्से में अधिराज की गर्दन पर होठ रख जोर से काटती है। अधिराज अपनी आंखें बंद कर आरू को कमर से पकड़ खुद के करीब अपने सीने के पास खींच देता है। आरू जोर से उसे बाइट करते हुए बोली, आप सच में एक मॉन्स्टर हो, आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती मेरे साथ ऐसे करने के लिए। ये सुनते ही अधिराज अपने उस जगह पर छुता है जहां ब्लड लगा था।
वह उसे देख बोला, यदि मैं मॉन्स्टर हूँ तो तुम मेरी भी वाइफ हो जो किसी जंगली शेरनी से कम नहीं है। आरू उसे देखते हुए एक बार खुद को देखती है जो उसका टॉप थोड़ा नीचे खिसक गया था। वह खुद को ऐसे देख अधिराज के सीने से लग जाती है। अधिराज भी उसे खुद के सीने से लगा लेता है। आरू भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कितने समय के बाद वह अधिराज के करीब आई थी। ऐसा नहीं था कि वह उसे माफ कर चुकी थी, बट ये करीबी उसे सुकून से दे रही थी। अधिराज आरू के खुले हुए पीठ को देखा है और उस पर हाथ रखते हुए बोला, आइंदा से मेरी पनिशमेंट याद रखना। आरू कुछ नहीं बोलती, तभी अधिराज आरू को खुद से दूर करता है और आरू की डोरी को बांधने की कोशिश करने लगता है। इस बीच अधिराज की नजर आरू के चेहरे पर पड़ी जो उसे ही देखे जा रही थी। अधिराज के हाथ उसके कंधे पर रुक जाते हैं और वह उसे देख बोला, आज रात तक तुम मुझे अपने घर पर चाहिए। ये सुन आरू उसे हैरानी से देखने लगती है और उसे देख बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहां पर आऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं आने वाली, आपने तो मुझे मनाया भी नहीं। ये सुन अधिराज बोला, बनाने के लिए बीवी को पास में होना जरूरी है, ना कि दूर। ये सुन आरू कुछ नहीं कहती और वह अपनी डोरी बांधने की कोशिश करती है। उससे पहले ही अधिराज एक बार फिर से खींच लेता है। आरू उसे देखने लगी तो अधिराज उसे कमर से पकड़ वही मिरर के सामने चेयर पर उसको बैठा देता है और उसकी दोनों तरफ हाथ रख लेता है और अधिराज की आंखों में कुछ तो अजीब सा आरू देखी। ये देखते हुए वह बोली, डेविड हमें बाहर चलना चाहिए, और वह इतना ही कहती है अधिराज इसकी गर्दन पर होठ रख देता है। ये होते ही आरू कुछ कर नहीं पाई, बस अपनी आंखें बीच लेती है। अधिराज उसके गर्दन चुमने लगता है। वह आरू को इस तरह देखा और खुद का कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वही आरू के हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं। वही अधिराज और उनके गर्दन पर किस करते हुए उसके होठों तक पहुंचता है और उसे फिर से पैशनेटली किस करने लगता है। और इस बार आरू कोई विरोध नहीं करती, शायद उसके भी मन में अधिराज के लिए वह तड़प थी। तभी अधिराज उसे लिफ्ट कर खुद के गोद में बैठा लेता है और उसकी कमर को सहलाते हुए उसे बेहद पैशनेट होकर किस करने लगता है। वही आरू जो अधिराज में खोई हुई थी, तभी उसे कुछ फील होता है। वह फील होते ही आरू अपनी झटके से आंखें खोल देती है और झटके से अधिराज से खुद को दूर कर लेती है और अपने कंधे की डोरी को बांधने लगती है। अधिराज के हाथ टेबल पर कस जाते हैं और वह आंखें बंद कर जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। आरू के चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी और वह तुरंत दरवाजा खोल बाहर निकल जाती है। वही अधिराज आरू के जाते ही अपनी आंखें खोलती है और खुद से कहती है, ये लड़की मेरी डिजायर को इतना क्यों बढ़ाती है। ये बोलते हुए और खुद को कंट्रोल करने लगता है। कुछ देर बाद सभी लोग लंच पर बैठे हुए थे। वही आरू से श्रुति बार बार पूछे जा रही थी कि वह कहाँ थी, पर आरू कुछ नहीं बोली। भी आकर चेयर पर बैठ जाता है। चेयर पर बैठते ही उसकी नजर आरू पर पड़ती है जो चुपचाप अपना चाउमीन खा जा रही थी। तभी अधिराज के गर्दन पर निशान देख पूजा मस्करी आवाज में बोली, क्या बात है अधिराज, लगता है किसी बड़े कीड़े ने तुम्हारे गर्दन पर काटा है। ये सुनते ही सभी की नजर अधिराज पर चली जाती है। अथर्व भी देखा है कि राज के गले पर कुछ निशान थे। वही अधिराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वह बोलता है, हाँ चाची, एक बहुत बड़ी कीड़े ने काटा है, क्या बताऊं, अब उसके दांत है इतने लंबे। वही आरू अपना चेहरा नीचे किए चुपचाप अपना खाए जा रही थी। अधिराज की बातें सुन सभी की नजर आरू पर ही चली जाती है। तभी धीरेन्द्र जी हंसते हुए बोले, मेरे हिसाब से लंच के समय बात नहीं करना चाहिए। ये बात थोड़ी तेज आवाज में बोलते हैं तो सभी लंच करने लगते हैं। वही पारस बदबदाते हुए बोला, यहाँ लोगों का रोमांस चल रहा है, यहाँ हम बात भी नहीं कर सकते। वही अधिराज लंच करते हुए उसकी नजर बार बार आरू पर रुक रही थी। उसके चेहरे पर आज एक स्माइल था, पर इस बात से अनजान की चील जैसी नजर रखे हुआ अविनाश जो इस समय दूरबीन से उन दोनों को ही देख रहा था। अधिराज जिसकी नजर अपने सामने बैठी आरू पर थी। जब यह चीज अविनाश देखा तो वह खुद से कहता है, यह इसे क्यों वैसे देख रहा है। ये बोलते हुए वह खुद से कहता है, क्या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन में छुटा है। ये कह वह और रवि से कुछ कहता है और अगले ही पल वह वहां से चला जाता है। वही शाम के वक्त आरू के चेहरे की खुशी जाए नहीं जा रही थी। वह खुश थी कि अधिराज अभी भी उसकी केयर चिंता करता है और उसे सौम्या की बात याद थी कि अगर उसे नाराजगी दिखानी है तो वह अधिराज के सामने रहकर दिखाए, उससे सवाल पूछे। वह शाम को जैसे ही राजावत मेंशन पहुंचती है, सामने खड़े इंसान को देख उसके हाथों की मुठिया कस जाती है क्योंकि सामने कोई और नहीं रानी बैठी थी और उसी के साथ अधिराज। एपिसोड 248। रावी आरू का एक दूसरे को चैलेंज। अधिराज इंसल्ट आरू। अधिराज के शॉपिंग मॉल में मिलने के बाद और उसकी करीबी के बाद आरू खुश थी। अधिराज उसे घर आने को बोलता है जिसे सुन आरू पूरी तरह से मचल रही थी। वही रचना जी उसके अचानक जाने का कारण पूछी तो आरू कैजुअल ही बताया कि वह अब घर जाना चाहती है। रचना जी उसे कोई फोर्स नहीं करती और उसे जाने के लिए हामी भरती है। आरू बेहद खुश थी और वह राजावत हाउस के एंट्रेंस पर पहुंचती है और जैसे ही कुछ बोलने को होती है, सामने का नजारा देख उसके सारे चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और उसके जगह उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी होने लगता है क्योंकि वहां पर रावी बैठी हुई थी और उसी के साथ में अधिराज। गेट पर आने के आवाज से सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी दादी आवाज दी, आरू बेटा आए। आरू जो अब वापस चली जाना चाहती थी, बट जितने कॉन्फिडेंस से वह रचना से कह कर आई थी वह वापस नहीं जाना चाहती थी। उसकी नजर अधिराज पर पड़ी तो अधिराज उसे ही देखे जा रहा था। अधिराज आरू की आंखों में नाराजगी साफ देख पा रहा था। उसकी नजर आरू के हाथों पर गई जिसे महसूस कर वह उठकर खड़ा होता है। वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही आरू अंदर आती है और एक टक रावी आरू को देखी जा रही थी। तभी आरू वहां जाकर दादी के पास बैठते हुए सभी को हाय हेलो करती है, बट जैसे ही उसकी नजर रावी पर पड़ती है तो वह उसे इग्नोर कर देती है। जिसे समझते हुए रावी बोली, क्या हुआ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये सुनते ही आरू का जवाब आया, मैं सिर्फ अपने से रिलेटेड लोगों को ही जानती हूँ, आप कौन हो, क्या आप इस घर की बेटी हो या किसी की बहन हो। ये सुन रावी चुप हो जाती है। वह कुछ नहीं बोली। तभी शिल्पा बोली, ये वह है जिसकी जगह तुमने ली है। शिल्पा ये बोलती ही है तभी राधिका की घुरती हुई नजर देख वह चुप हो जाती है।
तभी राधिका की आवाज है, प्रीता जाकर रावी को उसका कमरा दिखाओ। ये सुन प्रीता हाँ में सिर हिलाती है। तभी रावी बोली, माँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ऊपर वाले छत से कोई भी रूम ले सकती हूँ क्योंकि मुझे बालकनी पसंद है और मैं ज्यादातर उसी में रहना पसंद करती हूँ। ये सुन राधिका कुछ कह नहीं पाती, वह कुछ कहती तभी शिल्पा बोली, हाँ वह अधिराज के बगल वाला कमरा खाली है, तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो क्योंकि इस साइड वाले में तो ये सारे बच्चों का बुक है। बाकी उधर अधिराज किसी को नहीं जाने देता, अगर तुम्हें जाने के लिए हामी भर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सुन रावी मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, अगर ऐसी बात है तो राज मुझे कभी भी मना नहीं करेगा। कुछ देर में प्रीता अधिराज के ही बगल वाले कमरे में रावी का सामान रख देती है। वही आरू ये सब नजारा देखे जा रही थी। कुछ देर बाद सभी डिनर के लिए बैठते हैं। अधिराज जब अपनी सीट पर बैठता है तो उसके बगल वाली एक सीट खाली रहती है। रावी उसके बगल वाली सीट पर बैठती उससे पहले ही जाकर आरू वहां बैठ जाती है और उसके बैठते ही रावी एक नजर उन दोनों को देखती है और फिर दूसरे सीट पर जाकर बैठ जाती है। खाना सभी को परोसा जाता है और आरू अधिराज को देख बोली, टेबल मैंने अपने हैंड वॉश नहीं किया है, क्या आप मुझे खाना खिला दोगे? ये सुन सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही रानी की भी नजर अधिराज पर टिक जाती है। वही अधिराज आरू को देख बोला, अगर हाथ नहीं धुले तो हाथ धो लो। ये सुन आरू बचपने के साथ बोली, फिर भी मुझे नहीं धुलना। अगले ही पल अधिराज टिश्यू पेपर को लेता है और आरू के हाथ को पोंछते हुए बोला, अब तुम खा सकती हो। ये बोल अपना खाना खाने लगता है। वही आरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिसे वह रोक लेती है। वही रावी यह सब देखे जा रही थी। वही शिल्पा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थे। आरू चुपचाप अपने खाने में चेहरा करती है और धीरे धीरे खाने लगती है। आज उसे जितनी बेइज्जती महसूस हुई थी उतनी बेइज्जती उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। राधिका ये सब देखे जा रही थी। कुछ देर बाद सभी डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आरू भी अपने कमरे में जाने को होती है तभी पीछे से रावी बोली, तुम्हें पता है राज को बचपना करने वालों से सख्त नफरत है। आरू पीछे मुड़कर उसे देखी तो रावी बोली, अधिराज को हमेशा से मेच्योर लोग पसंद थे। उसे कोई जानबूझकर बचपना करे तो उससे वह इरिटेट होता है और उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुन आरू उसे जवाब देते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रही हैं, पर मैं जहाँ तक खुद के देवल को जानती हूँ उन्हें मेरे बचपन से ही प्यार है। ये सुन रावी उसे देखी तो आरू मुस्कुराते हुए बोली, वह क्या है ना, कभी कभी किसी के आने से नए लोगों के आने से सामने वाला ऐसा प्रिंट करता है जैसे वह किसी को जानता नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वह इंसान जानता ही नहीं। आरू जो रावी को समझाना चाहती थी वह समझा चुकी थी। रावी उसे देखती रहती है। तभी आरू अपने कमरे के डोर के अंदर जा वह पीछे मुड़ बोली, और वैसे भी यह कमरा जो है ना मेरे और मेरे पति का है। हमारे बीच में बाहर कुछ भी हो पर एक पत्नी को अपने पति को कैसे मनाना है यह एक पत्नी अच्छे से जानती है। ये सुनते ही रावी के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वही आरू एक स्माइल पास करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। आरू के ऐसे जवाब की उम्मीद रावी को नहीं थी। वह तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाते ही जोर से अपना हाथ दीवार पर मारती है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वह खुद से कहती है, तुम इतना ज्यादा विश्वास राज पर कैसे दिखा सकती हो? बहुत घमंड है ना, मैं दिखाती हूँ कौन किसके करीब है। वही दूर खड़ा अधिराज जो अभी अभी स्टडी रूम से आया था उन दोनों की बात जब सुनता है तो उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। वह खुद से कहता है, कहीं इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मेरा प्लान ना बर्बाद हो जाए। ये सोच वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही आरू जो ये सब सुन और नीचे हुई उसकी बेइज्जती का बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह ताकिए में मुंह से छुपा रोने लगती है। उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। वही अधिराज जब कमरे के अंदर जाता है तो आरू को औंधे मुंह सोता देखता है। ये देख गहरी सांस लेकर दरवाजा लॉक करता है और शॉवर लेने चला जाता है। आरू एक नज़र उसे जाते हुए देखती रहती है और फिर से पूरा कंबल खुद के ऊपर ढक लेती है। वही अधिराज पूरे आधे घंटे के बाद बाहर आता है। वह आरू की कोई भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि अगर वह आरू से बात करता तो और लड़ती झगड़ती और उससे दूर जाने का बहाना ढूंढती, बट अभी उसे ऐसा कुछ नहीं करना था। वह बाहर आता है। आरू को देखा है तो वह सो चुकी थी। उसे पता था कि आरू जब हद से ज्यादा रोती है तो वह रोते रोते ही सो जाती है। अधिराज टॉवल से अपने बॉडी को पूछता है और लोअर पहन शर्टलेस ही आरू के पास लेट जाता है और उसके कंबल को खोल देखा है तो पूरे पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह आरू के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है और आगे बढ़ वह आरू को अपने आगोश को खींच अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं आरू भी अधिराज का एहसास पसीने में खुद को छुपाकर उससे पूरी तरह से सिमट जाती है। अगली सुबह अधिराज की नींद खुलती है तो वह सामने टाइम पर देखा है जहां सुबह के 5 बजे रहे थे। अधिराज की आरू पड़ती है जो उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा आंखें बंद कर उसके ऊपर पूरा हाथ पर फिक्स हुई थी। ये देख अधिराज चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह आरू के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को पीछे करता है तो आरू अधिराज का हाथ झटक उसके पास और चिपक कर सो जाती है। ये देख वह एक गहरी सांस लेता है और अपने मोबाइल में अलार्म लगा उसे आरू के कान के पास रख देता है। अलार्म की आवाज इतनी तेज थी वह झटके से उठकर बैठ जाती है। अपनी आंखें खोल देखी तो सुबह के 5:10 हो रहे थे। वह जम्हाई ली तभी उसकी नजर अधिराज पर पड़ी जो आंखें बंद कर सोया हुआ था। ये देख आरू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके पास जाती है और झुककर उसके चेहरे पर हाथ रख उसके चेहरे को देखने लगती है। अगले ही पर वह उठकर वॉशरूम चली जाती है। अधिराज आंखें खोल आरू को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर में आरू अपने कपड़े पहन बाहर आती है और दरवाजा खोल वह बाहर निकल जाती है। उसके बाहर निकलते ही रावी भी अपने कमरे से बाहर निकलती है। अधिराज के कमरे का डोर खुला देखना चाहते हुए उसके कदम आगे बढ़ जाते हैं। वह खुले दरवाजे से ही अंदर देखी तो अधिराज शर्टलेस पेट के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये देख रावी की आंखों में गुस्सा उतर आता है पर वह वहां से चली जाती है। वही आरू ग्राउंड में जाती है और अपनी दौड़ लगाने लगती है अथर्व पारस के साथ। जब वहां पहुंचता है तो आरू को इस तरह से भागते देख वह बोला, क्या बात है, आज पहले ही आ गए?
ये बोल वह आरू को देखने लगता है जो उसे देखने के बाद भी रुक नहीं रही थी। अथर्व उसे गौर से देखने लगता है और अगले ही पल वह आरू के साथ दौड़ने लगता है। ये देख आरू अपनी गति और तेज करती है। अथर्व भी अपनी गति तेज करता है। ये देख आरू और भी अपना दौड़ना तेज कदम बढ़ाती है। दोनों ही एक दूसरे को पूरा कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अथर्व से जीत पाना उसके लिए असंभव था, पर फिर भी वह आरू के अंदर कुछ तो टेस्ट करना चाह रहा था। वह एक मीडियम गति में दौड़ रहा था। वही बालकनी से खड़ा अधिराज ये सब कुछ देख रहा था। उसे तो आरू का दौड़ना नहीं, आरू के अंदर का दर्द दौड़ने के जरिए बाहर निकलना दिख रहा था। वह खुद से कहता है, बस थोड़े दिन। एपिसोड 249। आरू का पलटवार। रावी को आरू इग्नोर अधिराज। अब आगे आरू काफी देर तक दौड़ती रही। कुछ देर बाद वह रुकती है और एक जगह वही जमीन पर लेट जाती है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। अथर्व भी रुक जाता है और उसके बगल में ही बैठ जाता है। आरू अपनी बांह से अपनी आंसू को पोंछती है, ऐसे जैसे वह पसीना पोंछ रही हो, और वह अथर्व को दिखाना नहीं चाहती थी। तभी अथर्व उसे देखते हुए बोला, जब दिल में दर्द हो तो या तो उसे किसी से कह देना चाहिए या तो रोकर दिल हल्का कर लेना चाहिए। ये सुन आरू उसे देखती है और अगले ही पल वह रोना शुरू कर देती है। वह पेट के बल लेट जाती है और अपने हाथ पर अपनी चेहरा रख जोर जोर से रोने लगती है। ये देख अथर्व उसे सीधा करते हुए बोला, ये तुम रो रही हो या मेरे कान फाड़ रही हो? ये सुनते ही आरू उठकर बैठी और अथर्व की पीठ पर मुक्का मारने लगती है। ये देख अथर्व चिल्लाकर बोला, पागल हो गई हो, क्या कर क्या रही हो? पर वह इतने से ही नहीं रुकती। वह अथर्व को वही दूर धकेल देती है और उसके साथ पूरी बॉक्सिंग पोजीशन में वार करने लगती है। पर अथर्व उसके हर पंच को रोके जा रहा था, जिससे आरू इरिटेट होकर उसे और तेज मारने की कोशिश करने लगती है। वही अथर्व उठकर खड़ा होते हुए बोला, चलो उठो, हम दोनों के बीच दो दो हाथ हो जाए। ये सुनते ही आरू अपने आंसू पोंछी और अथर्व के ऊपर हाथ से वार करती है, पर अगले ही पल अथर्व उसके वार को रोक लेता है। आरू फिर से उस पर अपने बॉक्सिंग मोड में आते हुए उस पर फिर से हमला करती है, पर अथर्व उसके वार को इतनी आसानी से हरा दे रहा था। आरू तो अपने पैर से भी वार करना शुरू किया, पर अथर्व ने उसके पैर को पकड़ उसे आसानी से जमीन पर गिरा दिया। ये देख आरू फिर से उछल कर खड़ी होती है और वह लगातार अंधाधुन अथर्व के ऊपर हाथ पैर चलने लगती है, पर अथर्व उसे 4 कदम आगे था। पर आरू भी हार मान नहीं रही थी, ना ही अथर्व। इस बीच में आरू को एहसास हुआ था कि अथर्व सच में काफी तेज है, क्योंकि वह अपने ऐसे बॉक्सिंग आइडिया पर तो कभी कभी अपने कॉलेज के कोच को भी चोट पहुंचा देती थी। पर इस इंसान को तो जैसे हर एक उसके फाइटिंग स्किल पर नजर है, जैसे वह कौन सा वार करने वाली है उसे सब पता हो। वही इस बीच में अथर्व ने भी यह एहसास किया था कि आरू इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे अपना सही कैंडिडेट मिल गया था। बस यही एक पल था जो अथर्व ने कुछ सोचा और आरू का वार उसके मुंह पर लगा। ये होते ही अथर्व एक कदम पीछे हो जाता है। ये देखते ही आरू को जैसे जन्नत मिल गई थी। वह खुशी से उछलने लगते हैं। एक पल में अपने दर्द को भूल चुकी थी। वही अथर्व को एक पंच लगने से ही वह खुश हो चुकी थी। ये देख जो अथर्व अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, वही पारस खड़ा सोचे जा रहा था अथर्व को कैसे चोट लग गई। वही अथर्व जो आरू पर गुस्सा करने वाला था, बट आरू की खुशी देख शांत हो जाता है। आरू उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ कोच, लगी ना? ये सुन अथर्व उसे देखते हुए हाथ बांधकर बोला, बस ऐसे ही जिंदगी में कभी हार मत मानना, चाहे वह किसी लड़ाई का मैदान हो या वह हमारी जिंदगी से रिलेटेड हो। यह आंसू बहाना, रोना ये कमजोरों की निशानी है। अगर किसी को तुम्हें हराना है तो उसके साथ तुम बराबरी में खड़ी रहो और एहसास दिलाओ कि तुम कमजोर नहीं, तुम मजबूत इंसान हो, ताकि सामने वाला तुम जैसे चट्टान को देख खुद बह जाए। ये कह वह आरू के बाल को बिगाड़ कर वहां से चला जाता है और आरू उसके कहे हुए एक एक बात को सोचने लगती है और खुद से कहती है, कितने आसानी से सब कुछ समझा कहकर चले गए, क्या ये सच में उस डेविल का जुड़वा भाई है? कितना अंतर है इन दोनों में, और मुस्कुराने लगती है। तभी पीछे से पारस उसके पास आते हुए बोला, ज्यादा उसके प्यार में पड़ने की कोशिश मत करो, वह तुम्हें अपनी भाभी मान चुका है। ये सुनते ही आरू जैसे अपने होश में आती है। अगले ही पर जैसे ही उसे याद आता है कि पारस ने उसे क्या कहा है, वह उसके पीठ पर मुक्का जड़ दौड़ लगा दी। वही पारस गुस्से में चिल्ला कर बोला, पागल लड़की, यह बोल उसके पीछे दौड़ जाता है। अथर्व और पारस को यदि सबसे ज्यादा किसी ने उन्हें हंसना बोलना सिखाया था तो वह थी आरू। आरू से उनका भी एक अलग ही लगाव जुड़ चुका था। वही प्रियांशु जो अभी आता है और उन दोनों को दौड़ते देख हंसते हुए बोला, क्या बात है पारस भाई, लगता है आपको भी पड़ गई आरू का 2 किलो का हाथ। सुबह के ब्रेकफास्ट पर आरू नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली। उसने आज सिंपल सा ब्लू रंग का टॉप और व्हाइट रंग का जीन्स कैरी किया हुआ था। बालों को वैसे ही नॉर्मली बन बनाए वह नीचे आती है। उसकी नजर इधर उधर जैसे किसी को ढूंढ रही थी। तभी कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में बैठते हैं। आरू किचन में जाते हुए बोली, प्रीता मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं? प्रीता उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं यहाँ पर हूँ। ये सुन आरू बोली, तू यहाँ पर है तो ब्रेकफास्ट कौन बना रहा है? ये सुन रावी किचन से आते हुए बोली, मैं। ये देख आरू उसे देखने लगी। तभी प्रीता बोली, आज रावी दी ने सभी के लिए, वह भी अकेले, सारा खाना तैयार किया है। ये सुन आरू कुछ नहीं बोली और जाकर वहां पर बैठ जाती है। अधिराज और अथर्व भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। वही भैरव भी अपने कमरे से बाहर आता है। भैरव की नजर एक नजर श्रुति पर पड़ी जो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। ये देख वहां पर बैठता है। तभी बाहर से प्रीतम आते हुए बोला, क्या बात है, मुझे तो आजकल याद भी नहीं किया जा रहा है। ये सुनते ही सभी देखते हैं तो प्रीतम के साथ रोहान खड़ा था। रोहान को देखते ही आरू खुशी से बोली, रोहान। रोहान भी दौड़कर जाकर आरू के गोद में बैठ जाता है और अगले ही पल अधिराज की गोद में चढ़कर बोलता है, पापा। ये बोल अधिराज के गाल पर किस कर लेता है। अधिराज रोहान को अपने गोद में अच्छे से एडजस्ट करते हुए बोला, कैसा है मेरा बच्चा? ये सुन रोहान बोला, आई एम फाइन पापा, पर आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आते हो। यह मैं प्रीतम चाचू के साथ रहते रहते ना बोर हो चुका हूँ। अब आप बताओ मैं क्या करूँ?
उसके इतनी प्यारी बात सुन सभी उसे देख मुस्कुराने लगते हैं। रावी ना समझी में रूहान को देखती है और प्रीता से पूछी यह कौन है। तो प्रीता बोली स्वरादि का बेटा। ये सुन रावी बोली ओ वही रूहान तो अधिराज से ही लग गया था। ये देख प्रीतम चेयर पर बैठते हुए बोला पाल पोस मैं इसे रहा हूँ और देखो जरा इसे बाप किसे बना रहा है। ये सुन रूहान उसे जीभ दिखाते हुए बोला बाप बाप होता है और बेटा बेटा। ये सुन प्रीतम बोला तेरी तो। वही सभी हंसी मजाक में रावी खाना परोसती है। तभी प्रीतम की नजर रानी पर पड़ती है जो बड़े खुशी के साथ सभी को खाना परोस रहती है। ये देख वह एक नजर अधिराज और एक नजर आरू को देखा। तभी शिल्पा बोली क्या बात है, इतना बेहद डिफरेंट डिश और वह भी इतनी सारी रेसिपी। ये सुनते ही रावी खुश होते हुए बोली हाँ चाची आज मैंने सभी के लिए सभी की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। कितने समय बाद मैं आप सभी के लिए कुकिंग की। ये सुनते ही शिल्पा बोली सही कहा, अगर पहले वह सब ना हुआ होता तो तुम अब तक हमारे घर की बहू। ये बोलते बोलते फिर से रुक जाती है और फिर बोली पर देखो ना जो काम घर की बहू को करना चाहिए वह काम तुम कर रही हो। ये सुन रही आरू अपने सुन टेबल पर रख शिल्पा को देखते हुए बोली सही कहा चाची आपने, एक घर की बहू का फर्ज होता है किचन में सभी का हाथ बटाना, घर के सारे काम करना जो एक लड़की को करना चाहिए। पर वह क्या है ना इस मामले में है ना बिल्कुल आपको पड़ी हूँ। ये सुन तो जैसे शिल्पा का खून उबल जाता है। उसे आरू का ऐसा ही उल्टा जवाब बिल्कुल नहीं पसंद था। वही राधिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही शिल्पा उसे घूरते हुए बोली बिल्कुल ही बदतमीज लड़की हो चुकी हो, तुम्हें तो देखकर लगता ही नहीं कि तुम उस रचना की लड़की हो। नहीं नहीं तुम बिल्कुल उसी की लड़की हो क्योंकि वह भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी मुहफ़्फ़त हो। ये सुनते आरू चम्मच को मेज पर जोर से पटकते हुए बोली बात मेरे और आपके बीच में हो रही है तो मेरे माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है और बात की शुरुआत आपने की है। जब बात को कहने की हिम्मत रखती है तो सुनने की भी हिम्मत रखा करिए, नहीं तो अपना मुंह मत खोला करिए। आरू की ऐसी बदतमीजी भरी बात सुन शिल्पा तो जैसे शर्म और गुस्से से लाल हुए जा रही थी। वही आदित्य भी अपने कमरे से आते हुए आरू का सिर थपथपाते हुए बोला कूल डाउन, तुम क्यों अपना खून जला रही हो। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है क्योंकि उनका ये सब बोलना ही पहले ब्रेकफास्ट होता है। कहते हैं ना इंसान ब्रेकफास्ट ना करे तो चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसे ही यह जब तक अपना मुंह से गंदगी ना फैलाएं तब से इन्हें भी चैन नहीं मिलता है। ये सुन शिल्पा चिल्लाकर बोली आदित्य लगता है कि तुम इस लड़की के साथ रहते रहते मैनर भी भूल चुके हो कि तुमको अपनी माँ से कैसे बात करनी चाहिए। बात को बढ़ता देख वहां पर दादी जोर से बोली बस करो तुम लोग, ये किस तरीके के एक दूसरे से बातें कर रहे हो, हम यहाँ खाना खाने बैठे हैं, अन्न का अपमान मत करो और शांति से खाना खाओ। वही आरू को इतना बेबाकी से ऐसे बोलते देख रावी भी हैरान थी क्योंकि शिल्पा कितना भी बोलती थी या तो कोई उसके मुंह से नहीं लगता था या कोई उसे जवाब नहीं देता था। दादी खाना परोसने के लिए बोलती है तो प्रीता और रावी दोनों ही खाना परोसने लगे। तभी अधिराज अपने लिए डाइनिंग पर नजर दौड़ाया। ये देख रावी उसे रोकते हुए बोली राज। वह उसे देखने लगा तो रावी बोली मैंने तुम्हारे लिए ये कोफ्ते बनाए हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। ये बोल वह अधिराज की थाली में खाना परोसने को होती है तभी अचानक आरू हाथ लगाकर रोक देती है। ये देख रावी बोली क्या कर रही हो आरू, अभी खाना गिर जाता। सुनते ही आरू बोली डेविल को सुबह इतना हैवी खाना खाना पसंद नहीं है। ये सुनते ही रावी बोली पर मुझे पता है यह उसका फेवरेट है और वह इसके लिए कभी मना नहीं करता। सभी तो जैसे रावी को ही देखने लगे। अधिराज की भी नजर रावी पर ही टिक जाती है। तभी आरू बोली डेविल क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं मुझे यह नहीं पता, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इंसान समय के साथ साथ आदतें बदलता है, जरूरतें बदलता है, यहाँ तक कि इंसान ही बदल जाता है तो फिर ये तो खाने की चीज है। ये सुन रावी बोली पर मैं नहीं मानती कि कोई भी अपनी करीबी चीज को इतनी जल्दी बदल सकता है। ये सुन आरू कॉन्फिडेंस से रावी को देखते हुए बोली अगर ऐसी बात है तो आप पूछ सकती हैं कि क्या वह ये खाना खाएंगे। रावी उम्मीद से अधिराज को देखने लगी। अधिराज तो खुद को यहाँ पर पिसा हुआ महसूस कर रहा था पर वह रावी को देखते हुए बोला मैं इतना हैवी खाना नहीं खाता। ये सुनते ही जैसे रावी की उम्मीद टूट जाती है पर वह खुद को संभाल लेती है और बोली यहाँ पर इतनी सारी डिशेज बनी है, तुम्हें जो पसंद है तुम वह खा लो। पर आरू वहाँ से उठती है और किचन में जाती है। किचन से वह फ्रिज से ब्रेड निकाल अधिराज के पास बैठ उसमें मक्खन लगाती है और अधिराज को दही में गुड़ डाल देती है। अधिराज चुपचाप उसे खाने लगता है। वही यह सब देख सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी प्रियांशु उठते हुए बोला आरू आज मेरी गाड़ी तो सर्विसिंग के लिए गई है, चल हम सभी बुक इशू करा कर आते हैं। ये सुन आरू हाँ में सिर हिलाई। तभी अधिराज बोला चलो मैं तुम सबको छोड़ देता हूँ, पर अगले ही पल आरू बोली मास्टर। ये सुनते ही सभी इधर उधर देखने लगते हैं तो आरू अथर्व के कंधे पर हिलाते हुए बोली मैं आप ही को मास्टर बोल रही हूँ, अब आपको किडनैपर तो बुला नहीं सकती। ये सुन अथर्व उसे घूर कर देखता है। आरू बोली चलो मैं आपको अपने यहाँ की लाइब्रेरी दिखाती हूँ और साथ में आप हमें छोड़ भी देना। ये सुन अथर्व उसे देखा और फिर उससे बोला चलो। आरू अथर्व का हाथ पकड़ बाहर निकल जाती है। वही अधिराज सीधे तौर पर ऐसे इग्नोर होता देखता ही रह जाता है। एपिसोड 250 थप्पड़ साजिश आदेश दर्द खुशी। अब आगे आरू के चले जाने के बाद अधिराज उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकलता है तो बाहर वैभव कार में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। अधिराज जाने लगता है तो उसकी नजर आरू पर पड़ी जो अथर्व की गाड़ी में बैठ रही थी। अधिराज के हाथों की मुठिया कस जाती है। वह अगले ही पल कार में बैठता है। वैभव उसका चेहरा ही देखे जा रहा था पर उसके चेहरे को देख उसे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी आखिर हुआ क्या है। वही दूसरी तरफ रूहान रोते हुए प्रीता से बोला मैं आरू के साथ खेलने आया था और वह मुझे छोड़कर चली गई। ये बोल वह रोने लगता है। ये देख प्रीता उसे गोद में उठाते हुए बोली रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए और आरू शाम को आ ही जाएगी। यह कह उसे अपने कमरे की तरफ लेकर चली जाती है। वही प्रीतम उठकर खड़ा होता है और रावी को ही घुरे जा रहा था।
ये रावी के लिए नॉर्मल सी बात थी। प्रीतम और उसकी कभी कुछ खास बनी नहीं थी। तभी राधिका उठकर प्रीतम से बोली, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोल स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। प्रीतम भी उनके पीछे चला जाता है क्योंकि वह शायद राधिका के बुलाने पर यहाँ आया ही था। स्टडी रूम में राधिका अपने चेयर पर बैठे फाइल के पन्ने को पलटते जा रही थी। प्रीतम अंदर आते हुए बोला, क्या जरूरी बात है माँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? ये सुन राधिका अपनी नज़र फाइल से उठाते हुए बोली, कह सकते हो कि तुम्हारी कुछ लाइफ से रिलेटेड आज बातें करनी है। प्रीतम एकदम से हंसते हुए बोला, अब आप यह मत कहना कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब तुम शादी कर लो। ये सुनते ही राधिका उसे घुरती है तो प्रीतम अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। ये देख राधिका उसे देख बोली, मैंने तुम्हारे लाइफ का कुछ डिसीजन लिया है, क्या मुझे ये हक है? ये सुनते ही प्रीतम उन्हें देखते हुए बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप मेरे लाइफ का हर फैसला ले सकती हैं। आपने मुझे उस समय सहारा दिया था जिस समय मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था और मेरा कोई नहीं था। आपने मुझे अपने बेटे के जैसे मान और उसी के जैसा प्यार दिया। मेरी हर इच्छाओं का माना था, तो आपका पूरा हक बनता है मेरे बारे में फैसला लेने का। ये सुन राधिका उसे गौर से देखते हुए बोली, एक बार सोच लेना प्रीतम, क्योंकि इस फैसले को सुनने के बाद कहीं तुम ये ना कहो कि मैं तुम पर कोई जबरदस्ती चीज थोप रही हूँ। तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान जरूर है, तो मेरी बात को ना मान भी उसे इनकार कर सकते हो। ये सुन प्रीतम बोला, फैसला अगर जान के अलावा है तो मैं आपका हर बात मानूंगा। वह क्या है ना, अगर मैं जान दे दिया तो आपके उस नालायक बेटे को हर समय छुड़ाएगा कौन? ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये देख प्रीतम बोला, तो बताइए क्या है मेरे लिए फैसला? आपका फैसला सर आंखों पर। ये सुन राधिका उसकी तरफ फाइल बढ़ाते हुए उसे आंखों से इशारा कर बोली, एक बार इसे देख लो, पढ़ लो, समझ लो, बाकी मर्जी तुम्हारी। प्रीतम उस फाइल को उठाकर पढ़ने पड़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरानी से राधिका को देखा और वह लंबी सांस ली। ये देखते ही राधिका बोली, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है तुम्हारे पास बैकअप प्लान है। कुछ देर तक तो पूरे स्टडी रूम में शांति छा जाती है। प्रीतम काफी देर के बाद राधिका को देख बोला, क्या आप यही चाहती हैं? ये सुन राधिका बोली, मैंने सोच समझकर ही यह फैसला लिया है। ये सुनते ही प्रीतम उस फाइल को लेकर वहां से जाने को होता है, तभी पीछे से राधिका बोली, एक बार फिर से सोच लेना। ये सुन प्रीतम बोला, सोच लिया है माँ, आपके मेरे ऊपर बहुत एहसान है। ये सुन राधिका चुप हो जाती है। कुछ देर बाद बोली, ठीक है फिर यहाँ मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। प्रीतम वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर जाता है, आंखें उसकी बेहद लाल हो जाती है। बाहर निकलते ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर खड़ी फिर से रावी पर पड़ी। रावी उसे देख कुछ पूछने के लिए आगे आने को होती है, पर प्रीतम उसे इग्नोर कर चला जाता है। ये देख रावी बोली, इसे घमंड किस चीज का है? तभी पीछे से शिल्पा उसके पास आते हुए, देख रही हो ना कैसे तुम्हारे साथ सब पेश आ रहे हैं। अधिराज भी तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। ये प्रीतम है और यहाँ तक कि आरू की हरकत को देख ही ली है, वह कैसे सभी को डिसरिस्पेक्ट करती है। मुझे तो लगता है कि यह सभी तुम्हें बस यूज करने के लिए यहाँ लाए हैं। ये सुनते ही रानी शिल्पा को देखते हुए बोली, चाची मुझे समझ नहीं रहा क्या करेंगे, बट मैं इतना जानती हूँ प्रीतम का नेचर मेरे साथ शुरू से ही ऐसा है। ये बोल अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये देख शिल्पा के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और खुद से बोली, मेरे पास सिर्फ एक मौका है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। यह बोल किसी को फोन लगा निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश चेयर पर बैठे सामने खड़े रवि को देख रहा था और साथ में उसके हाथ में कुछ फोटोज थी जो आरू की थी और कुछ फैमिली मेंबर की थी। अविनाश उसे बोलने का इशारा करता है तो रवि बोलना शुरू किया। ये लड़की यह सुनते ही अविनाश उसे घुरा तो रावी थोड़ा हकलाते हुए बोली, आई मीन आरू ग्रेवाल, इसका राजावत परिवार से कुछ ज्यादा ही कनेक्शन है। मेरा कहने का मतलब है कि दोस्त तो सभी बच्चे आपस में है, पर घर के बड़े भी इस लड़की को अपनी बेटी जैसा मानते हैं। यहाँ तक कि राधिका सिंह राजावत भी इस लड़की पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देती है। ये सुनते ही अविनाश बोला, मेरी रैबिट ऐसी है ही जो उसे सभी प्यार करे, पर तुम्हें कुछ अलग सा पता चला, उस अधिराज और आरू का कनेक्शन। ये सुनते ही रवि बोला, मुझे इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं समझ आई, बट हाँ यह है कि जहाँ अधिराज सिंह राजावत से सभी बात करने में डरते हैं, ये लड़की बेबाकी से अपनी सारी बात बोलती है। इसके अलावा हमें इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता चला। ये कुछ सोचते हुए अविनाश खड़ा हुआ और बोला, अधिराज की वाइफ के बारे में। ये सुनते ही रवि उसके सामने एक फोटो करते हुए बोला, ये लड़की, इसका नाम रावी है। ये कौन है, कहाँ से है, हमें ये तो नहीं पता, बट यही लड़की उन भाई बहनों में सबसे अलग है, हो सकता है यही अधिराज की वाइफ हो। ये सुन अविनाश कुछ सोचने लगता है और बोला, और पता करो कि उनके हाथ में ऐसा क्या है और वह किस बेस पर वह उन हर्षवर्धन पर केस किया है। ये सुन रवि हाँ में सिर हिलाया तो अविनाश उठते हुए बोला, वैसे मेरी रैबिट इस समय कहाँ पर है? ये सुनते ही रवि बोला, वह इस समय लाइब्रेरी में है। ये सुन अविनाश कहता है, उसे पढ़ाई से इतना कब पसंद आने लगा? ये कह बड़बड़ा वह जाने लगता है। तभी पीछे से रवि पूछता है, बॉस कहाँ जा रहे हैं? ये सुन अविनाश बोला, और कहाँ अपनी रैबिट से मिलने। ये कह वह चला जाता है। पीछे से रवि बोलता है, ये रैबिट इस जैसे राक्षस को मिली कैसे जो उसी का रट लगाए जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं सर का प्यार चक्कर है? ये सोच खुद ही सिर पर मारते हुए बोला, मुझे क्या, मैं तो बस इन्फॉर्मेशन से मतलब रखो, सुन लिया तो सूली पर लटका देगा। वहीं दूसरी तरफ एक कैफे में बैठी पिंकी किसी का इंतजार कर रही। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। तभी वहां पर एक लड़का उसे कंधे पर हाथ रखता है तो पिंकी झट से पीछे मुड़ती है और खड़ा होते हुए बोली, तुम आ गए। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनते ही वह लड़का उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक तरफ ले जाता है और बोला, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। पिंकी रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी गलती क्या है, मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था।
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही सामने खड़ा लड़का जो कोई और नहीं राहुल था, वह अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यह बात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। ये सुन प्रीति रोते हुए बोली, क्यों, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी वह वीडियो मुझे दे दो। ये सुनते ही वह इंसान जो कोई और नहीं राहुल था, राहुल बोला, वीडियो तुझे दे दूं ताकि तू मेरे खिलाफ कुछ साजिश समझ सके? नहीं, जिस काम के लिए तुम्हें फंसाया है वह काम जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाएगा मैं वह कभी नहीं करूंगा। ये देख और सुन पिंकी रोते हुए बोली, कैसे पागल इंसान हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि जो इंसान खुद को इतना अच्छे तरीके से दिखा रहा था वह इंसान इतना घटिया हो सकता है। इंसान के रूप में तुम पूरे भेड़िए हो। ये सुन राहुल हंसते हुए बोला, हाँ मैं घटिया हूँ तो घटिया ही सही। इसी घटिया के साथ तो तुम दिन रात चिपकी रहती थी, पर तुझे जो कहा था जाकर चुपचाप वह कर। ये सुन पिंकी रोते हुए बोली, मुझसे वह नहीं होगा। अगले ही पल राहुल कुछ कहता उसके गाल पर एक झन्नाटेदार चांटा लगता है। राहुल झटके में अपने चेहरे पर हाथ रख सामने देखा तो सामने रिया खड़ी थी। रिया को देखते ही एक पल के लिए वह हड़बड़ा सा जाता है। अगले ही पर वह गुस्से में बोला, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये सुनते ही रिया उसके गाल पर एक और चांटा मारते हुए बोली, तुम जैसा घटिया का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पिंकी के साथ ऐसी करने की? यह सुनते ही राहुल शॉक्ड और गुस्से में था। अगले ही पल वह हंसने लगता है और हंसते हुए बोला, क्यों किया? तुम्हारी और तुम्हारे उस परिवार की वजह से किया। ये सुनते ही रिया गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म आएगी भी कैसे? ये सब घिनौना काम न करने के लिए बताने वाली आखिर तेरी माँ जो नहीं है, और ना ही तेरे पास संस्कार है। ये सुनते ही राहुल चिल्लाते हुए बोला। रिया उसे उंगली दिखाकर धकेलते हुए बोली, सही कह रही थी मेरी माँ, तुम जैसों का खून कभी अच्छा नहीं हो सकता। घटिया इंसान हो तुम और घटिया तुम्हारा खानदान। आज तो मैंने वह देख लिया। ये बोल पिंकी की तरफ देखती है तो पिंकी रोते हुए रिया से गले लग जाती है। पिंकी का रोना बंद नहीं हो रहा था। रिया उसे देखते हुए बोली, चुपचाप जो तुम्हारे पास है उसे वापस करो। ये सुनते ही राहुल अपनी कपंती में आते हुए बोला, सॉरी बेबी, मैं यह नहीं कर सकता। वह क्या है ना, इसके लिए इतनी मेहनत